जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अलाउद्दीन की किंगशिप थ्योरी पढ़ी थी, राजस्व का सिद्धांत पढ़ा था। इसके अलावा हमने उनके जो रिफॉर्म्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, उसको देखा था, जिसमें रेवेन्यू रिफॉर्म्स भी थे और इसके अलावा मिलिट्री रिफॉर्म्स भी। आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, बाजार नियंत्रण की नीति। अलाउद्दीन खिलजी ने एक पॉलिसी बनाई थी जिसके द्वारा उसने मार्केट के कंट्रोल किया था। मतलब पूरे मार्केट को उसने अपने कंट्रोल में लिया था और कोई भी सामान जो भी इनके मार्केट में बिकता था उसके रेट कौन तय करते थे? अलाउद्दीन खिलजी तय करते थे। तो आज हमें उनकी यही बाजार नियंत्रण की नीति पढ़नी है कि सबसे पहले तो हमें इसके कारण पढ़ने हैं, इसके रीजंस पढ़ने हैं कि क्यों मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लाई गई। फिर इसके बाद मार्केट कंट्रोल पॉलिसी को किस तरीके से जमीनी स्तर पर लागू किया गया और उसके बाद फिर उसके क्या परिणाम मिले, उसके क्या परिणाम मिले या उसके आउटकम्स क्या रहे। ठीक इस ठीक तो आज हम इनकी पढ़ेंगे बाजार नियंत्रण की नीति। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जब इनकी थ्योरी पढ़ी थी, किंगशिप थ्योरी, ठीक, तो हमने इनकी किंगशिप थ्योरी में एक चीज देखी थी कि इनकी किंगशिप थ्योरी किस चीज पर डिपेंडेंट थी? मिलिट्री पर डिपेंडेंट थी। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी, मैंने आपको बताया था, खिलजियों की सबसे बड़ी ताकत कौन थी? इनकी सेना हुआ करती थी। ठीक है, तो सैनिक शक्ति के दम पर ही सिंहासन प्राप्त किया था इन्होंने। ठीक, तो इनकी किंगशिप थ्योरी का जो क्रंच पॉइंट ये था कि मिलिट्री को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। मतलब कि जो अलाउद्दीन की जो शक्ति थी उसका आधार चूंकि सेना थी, इसीलिए सेना को सर्वोच्च बनाना, ठीक, या सेना के बारे में ही सोचना, यही इनकी किंगशिप थ्योरी हुआ करती थी। ठीक, तो राजस्व का सिद्धांत इनका क्या हुआ करता था? अपन ने पढ़ा था, जिसमें सबसे पहला हुआ करता था डिवाइन राइट्स। डिवाइन मतलब ये भी बलबन की तरह क्या समझते थे कि भाई सुल्तान जो है वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, वो देवताओं की तरफ से आया है, ईश्वर की तरफ से आया है। ठीक, तो मतलब वो आम व्यक्तियों जैसा नहीं है, आम व्यक्तियों से अलग है। ठीक, तो इनकी भी सोच बलबन के समान थी कि ये राजा को सामान्य मनुष्य ना समझ करके एक देवी शक्ति समझते थे। इसके अलावा दूसरा पॉइंट इसमें था सैनिकावाद, मिलिट्रियलिज्म। ठीक, अलाउद्दीन की पूरी शक्ति का आधार क्या थी? सेना थी। ठीक, अब सेना के द्वारा ही उसने राज्य सत्ता पर अधिकार किया था। ठीक, तो इसी कारण से इसने बाकी जितने भी सेक्टर्स थे, मतलब सेक्टर्स मतलब एक तरीके से कहा जाए बाकी जितने भी लोग थे, चाहे वो खलीफा हो, चाहे वो शरीयत हो, उलेमा हो, आमिर हो। आमिर मतलब नोबल्स वगैरह जो हुआ करते थे, उलेमा वगैरह, इनकी लगातार इसने उपेक्षा करी। ठीक, उपेक्षा करने का रीजन ही यही था कि सैन्य ताकत के दम पर ये सिंहासन पर बैठे थे। इसी कारण से ये ना खलीफाओं को कुछ समझते थे, ना उलेमाओं को कुछ समझते थे, ये किसी को कुछ नहीं समझते थे। क्लियर है? ठीक, तीसरा जो था, उलेमाओं पर नियंत्रण रखना। देखिए, इनका जो क्रंच था, ठीक है, अगर हम बात करें खिलजियों का, अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किए, तो खिलजियों का जो क्रंच ये था कि ये राजनीति में धर्म को नहीं हस्तक्षेप करने देते थे। मतलब जो पहले के समय में जो खलीफा थे या उलेमा थे, इनका राजनीतिक उसमें भी हस्तक्षेप हुआ करता था, जो पहले के सुल्तान हुआ करते थे। इन्होंने बिल्कुल साफ साफ इस चीज को क्लियर किया कि धर्म का कोई भी स्थान राजनीति में नहीं है। तो राजनीति के रूप में अगर देखा जाए तो उसका धर्म पर कोई स्थान नहीं है। तो इसीलिए जो धर्म गुरु थे, उलेमा वगैरह थे, जो भी खिलजी वंश के सुल्तान हुए, सभी ने उनको क्या किया? दरकिनार किया, या उनको राजनीति से क्या रखा? दूर रखा। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका राजस्व का सिद्धांत, जो अलाउद्दीन खिलजी का राजस्व का सिद्धांत था, एक ये भी था कि वो वंशवाद पर विश्वास नहीं रखता था। मतलब इनका जो मानना था वो ये था कि भैया, काबिलियत के आधार पर कोई सुल्तान बनेगा, कोई किसी वंश का है इसलिए सुल्तान नहीं बनेगा। ये अलाउद्दीन खिलजी का मानना था। जिसमें ताकत होगी, जिसमें शौर्य होगा,
जिसमें क्षमता होगी वही सुल्तान बन सकता है। इन्होंने स्ट्रिक्टली इस थ्योरी को निग्लेक्ट किया कि कोई खून पर्टिकुलर शाही खून होना चाहिए या पर्टिकुलरली किसी वंश का होगा तो वही राज्य कर सकता है, ये इस थ्योरी को नहीं मानते थे। ये मानते थे कि जो भी काबिल है या जिसमें भी वो ताकत है कि वो सुल्तान बन सकता है, सुल्तान वही बनेगा। और मुझे इनकी ये बात अच्छी भी लगी थी, मैंने आपको बताया था इनकी ये बात अच्छी थी कि ये काबिलियत को तवज्जो देते थे। इसके बाद इन्होंने भी इस्लाम धर्म ठीक अपना लिया था। इस्लाम कट्टर इस्लामिक तो ये थे, बस ये राजनीति में धर्म को नहीं लाते थे। ऐसा नहीं था कि अलाउद्दीन खिलजी इस्लाम धर्म के खिलाफ था, ऐसा नहीं था। वो इस्लाम कट्टर इस्लामिक था। ठीक, उसकी अगर आप नीतियां देखेंगे तो हिंदुओं के प्रति उसकी नीति बड़ी कठोर रही है। ठीक, तो जितने तो ये वैसे तो कट्टर इस्लामिक था, लेकिन चूंकि उसको राजनीति में इन्वॉल्व नहीं करता था वो, इसीलिए वो धर्म को दूर रखता था। और इसीलिए खलीफाओं को भी महत्व इन्होंने नहीं दिया। कोई भी खिलजी सुल्तान ने खलीफाओं को महत्व नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने खलीफा की परमिशन से सत्ता हासिल नहीं की थी, अपनी सैन्य ताकत की दम पे की थी। क्लियर? तो इसीलिए ये लोग खलीफा को कुछ नहीं समझते थे। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी की कौन सी राजस्व की नीति, किंगशिप थ्योरी। उसके बाद फिर हमने इनका प्रशासनिक सुधार पढ़ा था। प्रशासनिक सुधार में सबसे पहले तो हमने राजस्व सुधार पढ़ा, रेवेन्यू रिफॉर्म्स। ठीक, तो रेवेन्यू रिफॉर्म्स में सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो वक्फ की जमीन हुआ करती थी या धार्मिक काम के लिए जो जमीन दिया जाया करती थी, ठीक, या जो पहले के जो नोबल्स हुआ करते थे, ठीक, देखिए पहले के जो सुल्तान हुआ करते थे, मैंने आपको बताया था, वो अपने नोबल्स को तनख्वाह ना देने की बजाय वो उनको जमीन का टुकड़ा दे दिया करते थे। और उस नोबल्स क्या करते थे, उस जमीन के टुकड़े से जो भी टैक्स वसूल होता था वो उनकी सैलरी के रूप में हो जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने ये सारी चीजें बंद कर दी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब कोई भी धार्मिक प्रसंग के लिए कोई भी जमीन नहीं दी जाएगी, और सभी लैंड जैसी ऐसी जितनी भी लैंड थी जो नोबल्स को दिया गया था या धार्मिक काम के लिए धार्मिक उसमें दिया गया था, जिसको हम वक्फ की जमीन बोलते हैं, वक्फ बोर्ड जिसको बोलते हैं, इन सारी भूमि को उसने क्या कर दिया, खालसा लैंड में परिवर्तित कर दिया। खालसा लैंड मतलब ऐसी लैंड जिस पर सिर्फ और सिर्फ सरकार का राज्य होगा। ठीक, सरकार का ही उसमें राज्य होगा। ठीक, तो इन्होंने सबसे पहला काम तो ये किया। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक, तो जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हुआ करते थे, ठीक, उन पर भी नकेल कसी गई, क्योंकि भाई जो टैक्स आया करता था वो कौन लाते थे, रेवेन्यू ऑफिसर्स लाते थे। अब रेवेन्यू ऑफिसर्स सही तरीके से सही मायने पर टैक्स वसूल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन सारी चीजों पर भी नियंत्रण रखा जाने लगा। ठीक, और जो उनको सुविधाएं दी जाती थी, जो मतलब जो टैक्स कलेक्ट करके लाते थे, जो टैक्स ऑफिसर्स हुआ करते थे लगान अधिकारियों पर, ठीक, उनसे जो चीजें हुआ करती थी, तो अब उनसे भी कर वसूलना किसने शुरू कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए पहले के समय में जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हुआ करते थे, उनको जो जमीन का टुकड़ा दिया जाता था उस पर लगान नहीं लगाया, मतलब उस पर कर नहीं लगाया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उस पर भी कर लगाया। ठीक, मतलब आप हमें रेवेन्यू कलेक्ट करके दे रहे हो, लेकिन आपकी भी जो जमीन है उस पर भी हम कर लेंगे। ठीक, तो ठीक, और तीसरी चीज इसने क्या करी, जो भूमि लैंड, मैंने आपको बताया था कि लैंड का 1/3 हिस्सा टैक्स के रूप में जाया करता था, इसने उस 1/3 को हाफ कर दिया। इसने क्या कर दिया था, उस 1/3 को हाफ कर दिया था। क्लियर? इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए टैक्स उजागर किए थे। एक तो घड़ी टैक्स था जो घरों पे लगता था, हाउस टैक्स था, और दूसरा जो लगता था वो चराई कर था। ठीक है, वो उन पशुओं पर लगता था जिनको चरवाहा करवाया जाता था। जैसे अगर हम बात करें गाय की, भैंस की या बकरी की, इनसे क्या मिलता था, दूध मिलता था, मांस मिलता था। ठीक, तो इसीलिए इनको भी जो चराया जाता था तो उस पर भी टैक्स लेने का काम किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसके अलावा इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिस की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवाने मुस्तक राज। ठीक, दीवाने मुस्तक राज की स्थापना करी थी। दीवाने मुस्तक राज क्या था, ये विभाग जो भू राजस्व कलेक्ट हुआ, मतलब जो लैंड टैक्स कलेक्ट हुआ, उसके बाद जो टैक्स बच गया, मतलब कलेक्ट होने के बाद जो टैक्स बच गया, उनको उस टैक्स को वसूल करने का काम कौन करते थे, दीवाने मुस्तक राज। मतलब ये लैंड टैक्स डायरेक्टली कलेक्ट नहीं करते थे, ये लैंड टैक्स में जो बच जाता था,
ठीक है, जो मतलब कर नहीं लिया गया था या जो टैक्स नहीं हो पाया था, उसमें क्या किया था इन्होंने, दीवाने मुस्तक राज क्या करता था, उनसे टैक्स वसूला करता था, मतलब रिमेनिंग टैक्स वसूलता। ठीक, तो ये इनके रेवेन्यू के रिफॉर्म्स थे। इसके बाद अगर हम बात करें, इन्होंने कुछ सैन्य सुधार भी किए थे। ठीक, अब चूंकि अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। देखिए, जो भी शासक, मैंने आपको बताया था कि जो भी शासक महत्वाकांक्षी होता है ना, उसकी सेना जो होती है ना, वो बड़ी शक्तिशाली होती है, क्योंकि वो सेना को ही शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि वो महत्वाकांक्षी है। ठीक, ही इज वेरी कीन टू एक्सपांड हिज टेरिटरी, वो अपनी टेरिटरी को एक्सपांड करने के लिए बहुत ज्यादा कीन रहता है। और कोई भी अपनी टेरिटरी को कब एक्सपांड कर पाएगा, जब उसके पास एक शक्तिशाली सेना होगी। ठीक, तो सेना के रिफॉर्म्स बहुत जरूरी थे इनके समय में। ठीक, इसके अलावा इसकी महत्वाकांक्षा तो थी, लेकिन मंगोलों के आक्रमण के कारण भी जो दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान रहे, उनकी सबसे बड़ी समस्या रही है मंगोलों का आक्रमण। हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम भी 6 मंगोलों के आक्रमण हुए, आगे क्लास में अभी हम देखेंगे। ठीक, तो मंगोलों के आक्रमणता से भी परेशान था ये, और ऊपर से खुद तो महत्वाकांक्षी था ही। ठीक, तो इसकी सेना जो रहती थी वो बहुत पावरफुल रहती थी। इसके लिए इसने सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में सेंट्रल स्टैंडिंग आर्मी का इस्टेब्लिश किया। सेंट्रल स्टैंडिंग आर्मी, स्थायी केंद्रीय सेना। ठीक, तो ये इसने बनाई। और सेंट्रल स्टैंडिंग आर्मी का मतलब ये था कि एक स्टैंडिंग आर्मी मतलब युद्ध हो या ना हो, आर्मी रहेगी। और सेंट्रल का मतलब ये है कि ये सुल्तान के अधीन होगी, मतलब आर्मी की ट्रेनिंग से लेके उनकी रिक्रूटमेंट से लेकर के उनके सारे काम किसके हाथ में होंगे, सुल्तान के हाथ में। ठीक, इसीलिए इसको क्या कहा गया, सेंट्रल स्टैंडिंग आर्मी। ठीक, और अलाउद्दीन खिलजी के पास 4,75,000 की सेना थी। 4,75,000 की सेना थी अलाउद्दीन खिलजी के पास। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक, तो इन्होंने घोड़े को दागने का भी काम किया था। देखिए, पहले के समय में जो घोड़े, चूंकि क्या होता था, घोड़ों का बड़ा महत्व होता था युद्ध के समय में। ठीक, तो पहले क्या होता था, घोड़ों का निरीक्षण किया जाता था, अच्छे घोड़े सेलेक्ट किए जाते थे। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता था कि खरीदे तो अच्छे घोड़े जाते थे, लेकिन युद्ध के टाइम पर अच्छे घोड़ों को रख लिया जाता था, और जो कमजोर घोड़े थे या जो मतलब उतने पावरफुल घोड़े नहीं थे, उनको युद्ध क्षेत्र में भेज दिया जाता था। ऐसा कई नोबल्स करते थे। ठीक, जिससे होता क्या था, उससे सेना को हानि होती थी। ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, एक नया नियम बना दिया, जिसके तहत अब जो भी, जो है क्या कहते हैं, जो भी अच्छा घोड़ा होगा या जिसको खरीदा जाएगा, उसके पीठ पर एक सील लगाई जाएगी कि ये जो है, ये खिलजी सेना का घोड़ा, जिससे आइडेंटिफाई किया जा सके युद्ध के टाइम पर कि हमने, हमारे कौन से घोड़े युद्ध में जाएंगे। ठीक, तो अच्छे घोड़ों के पीठ में क्या किया जाता था, सील लगाया जाता था। ऐसे ही जो अच्छे वॉरियर्स हुआ करते थे, मतलब जो अच्छे लड़ाके हुआ करते थे, ठीक है, उनको भी क्या किया जाता था, उनका भी हुलिया क्या किया जाता था, लिखा जाता था, ताकि युद्ध के टाइम पर उनकी जगह पर कोई कमजोर व्यक्ति सेना में ना आ जाए। ठीक, तो तो इंसान हो चाहे वो घोड़ा हो, दोनों के लिए क्या किया गया, एक सील तरीके से तैयार किया गया हुलिये के रूप में, और वहां पर क्या किया जाता था, सील लगाई जाती थी। तीसरा काम, और तीसरा काम जो इन्होंने किया, जो दुर्ग या किले बने हुए थे, उनके निर्माण कार्य में इन्होंने सहायता करी। देखिए, बलबन ने, जब मंगोल इन्वेजन हो रहा था बहुत ज्यादा, तो बलबन ने नॉर्थ वेस्ट रीजन में, अगर हम बात करें उत्तर पश्चिमी रीजन में, ठीक है, वहां पर इन्होंने क्या करवाए थे, किले बनवाए थे। किसने बनवाए थे, बलबन ने बनवाए थे। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट रीजन में क्या बनवाए थे, किले बनवाए थे। ठीक, इन्होंने क्या किया, उन किलों की मरम्मत भी कराई। इसके अलावा वहां पर अपनी आर्मी भी रखी, और वहीं पर हथियार और खाने समीने के सारे सामानों के भंडारों से उसे परिपक्व किया। मतलब कि इन्होंने क्या किया, चूंकि इनके समय में भी मंगोल इन्वेजन बहुत ज्यादा हुए थे और मंगोल लगातार आक्रमण कर रहे थे, तो इस कारण से इन्होंने दुर्ग या का निर्माण या मरम्मत कराने का काम किया। क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक, तो ये हमने कल की क्लास पढ़ी थी। ठीक है, 15 मिनट हमने कल की क्लास रिवाइज करी। आई होप कि आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आज हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन। ठीक, अब देखिए,
अलाउद्दीन की जो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी थी, ठीक है, ये इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहा है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था कि एक सुल्तान जो है, ठीक है, वो मार्केट में रेट तय करेगा किस सामान का क्या रेट होगा। यही हुआ करती थी अलाउद्दीन की मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। मतलब अगर आप सामान, अगर मान लीजिए किसी को गेहूं लेना है, ठीक, तो गेहूं कितने रुपए किलो मिलेगा ये अलाउद्दीन खिलजी तय करता था। चावल कितने रुपए रेट मिलेगा ये अलाउद्दीन खिलजी तय करता था। कोई भी सामान आप लेंगे, उस सामान का रेट कौन तय करता था? अलाउद्दीन खिलजी तय करता था। ठीक, अब हमें सबसे पहले तो इसके ये देखने हैं कि इसके कारण क्या थे। मतलब कि ये मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लाई क्यों गई, बाजार को नियंत्रण करने की जरूरत क्यों पड़ी अलाउद्दीन खिलजी, हमें सबसे पहले ये देखना है। ठीक, देखिए, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अपनी सेना को, ठीक, कैश में पेमेंट करना शुरू किया था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो था वो पहला ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत का जिन्होंने अपनी सेना को कैश में पैसा देना शुरू किया था। मतलब वो नगद में सैलरी दिया करता था अपने सैनिकों को। ठीक, अब जाहिर सी बात है, हम अर्थशास्त्र में, इकोनॉमी में ये बात जानते हैं कि अगर नगद पब्लिक के हाथ में दिया जाएगा, चूंकि सेना बहुत बड़ी थी इनकी, ठीक, तो जाहिर सी बात है क्या बढ़ेगा? महंगाई बढ़ेगी। आपने देखा हो इकोनॉमी में एक टर्म होता है इन्फ्लेशन। ठीक, तो इन्फ्लेशन का कारण ही क्या होता है? जब मार्केट में लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आ जाता है, ठीक, तो जाहिर सी बात है सामान की कीमतें क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। यही इन्फ्लेशन होता है। इसीलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? लोगों के हाथ से पैसा लिया जाता है, ताकि लोगों के हाथ में जब पैसा कम होगा तो सामान की, चीजों की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो यही उस टाइम भी हो रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को क्या किया? कैश में पेमेंट करना शुरू कर दिया। अब जाहिर सी बात है, मार्केट में अगर कैश बढ़ेगा, क्योंकि उसने अपने सैनिकों को कैश में पेमेंट किया, तो मार्केट में कैश क्या हो गया? बढ़ गया। और कैश बढ़ेगा तो उससे क्या आएगी? महंगाई आएगी। ठीक, तो जो वस्तुएं जो बिक रही थी, ठीक है, वो क्या होने लगी? महंगी होने लगी। ठीक है, और ये जो वस्तुएं महंगी हो रही थी, या जो प्राइस जो है वो राइज हो रहा था, इसी प्राइस राइज को रोकना सबसे पहला कारण था मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लाने का। मतलब कि ये जो प्राइस राइज हो रहा था, सामान का जो भाव ना बढ़े, या सामान के प्राइस को इंक्रीज करने से रोकने के लिए क्या लाई गई? मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। तो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी का सबसे पहला रीजन वो यही है कि भाई, चूंकि कैश का फ्लो मार्केट में बढ़ रहा था, इस कारण से मार्केट में महंगाई बढ़ रही थी। अब महंगाई बढ़ने के कारण अगर सामान के प्राइस में अगर वो वृद्धि ना हो, उसको रोकने के लिए क्या लाई गई? मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लाई गई। ठीक है, जिससे कि जो, ठीक, तो जिससे कि क्या होता था? ठीक, तो इसी कारण से क्या होता था कि महंगाई ना बढ़े, इसी कारण से, या वस्तुएं का जो, सामान का जो प्राइस है वो ना बढ़े, इसी कारण से मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लाई गई। ठीक, तो ये एक कारण था, पहला कारण। दूसरा कारण अगर हम बात करें, ठीक है, दूसरा कारण हुआ करता था फॉर पब्लिक वेलफेयर, लोगों की भलाई के लिए। देखिए, कुछ इतिहासकार ने यह भी थ्योरी दी कि अलाउद्दीन खिलजी ने यह लाया सिर्फ और सिर्फ पब्लिक वेलफेयर के लिए, मतलब लोगों को इससे आसानी है। देखिए, इनडायरेक्टली, नो डाउट, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर महंगाई नहीं होगी तो लोगों का भला तो होता, चीजें सस्ती मिलेंगी तो लोगों के लिए तो वो अच्छा है। ठीक, तो लेकिन कुछ इतिहासकार इस बात को मानते थे कि भाई, जो अलाउद्दीन खिलजी जो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लाया, वो लोगों के भले के लिए लाया, ये पॉइंट सही नहीं। हाँ, ठीक है, उससे लोगों का भला हुआ, मार्केट कंट्रोल करने से लोगों का भला हुआ, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में सिर्फ पब्लिक वेलफेयर नहीं था,
कि नहीं साहब लोगों का भला हमें चाहिए ना। हाँ, कुछ इतिहासकार इस बात को मानते थे, ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो आमिर खुसरो, देखिए आमिर खुसरो ये बहुत बड़े राइटर रहे हैं, ठीक है, आमिर खुसरो, ठीक है, एक आमिर खुसरो थे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक थे खायरुल, कौन थे, खायरुल, ठीक है, तो एक थे खायरुल, खायरुल की एक किताब थी मजलिस, खायरुल की क्या किताब थी, मजलिस किताब थी। और आमिर खुसरो अगर हम बात करें, ठीक, तो इसकी एक किताब हुआ करती थी खजायुल फुतू, ये आपको याद रखना है। आमिर खुसरो की एक किताब हुआ करती थी खजायुल फितू, फुतू, खजायुल फुतू। और खारुल की एक किताब हुआ करती थी मजलिस, मजालिस, ठीक। तो खारुल की किताब हुआ करती थी मजालिस और आमिर खुसरो की हुआ करती थी खाजुल फुतू, ठीक। इन दोनों ने अपने उसमें यह बताया है, ठीक, कि जनसंख्या चूंकि लोगों के उसके प्रति, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर के प्रति अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लेके आई। भाई देखिए सीधी सी बात है, इन्होंने बताया कि भाई चीजें सस्ती होंगी, ठीक, तो उससे लोगों का भला होगा। तो इन्होंने ये बताया अपनी किताबों में कि भाई पब्लिक वेलफेयर के लिए, लोक कल्याण के लिए क्या किया गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये लाया गया, ठीक है। मतलब इन्होंने ये बताया कि इस व्यवस्था को लाने का माध्यम से अलाउद्दीन अपनी प्रजा को, दशा को सुधारना था। मतलब प्रजा की जो दशा थी, उसकी जो लोग थे उनकी जो दशा थी, उनको सुधारने के लिए कंट्रोल पॉलिसी लाई गई, ठीक। तो दूसरा रीजन क्या होता है, फॉर दी पब्लिक वेलफेयर के लिए, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक, तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण था वो था मिलिट्री रीजन, मिलिट्री रीजन, ठीक, मतलब सैन्य कारण, ठीक है। देखिए बर्नी ने अपनी एक किताब, देखिए बर्नी भी एक राइटर हुआ करते थे, बर्नी, इनकी एक किताब हुआ करती थी तारीके फिरोज, फिरोज शाही, इनकी एक किताब हुआ करती थी तारीके फिरोज शाही, ठीक, बर्नी की किताब हुआ करती थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस बात को कहा है, ठीक, कि अलाउद्दीन खिलजी जो था, ठीक है, उसने ये बाजार नियंत्रण की जो है, मार्केट कंट्रोल की जो पॉलिसी लाई थी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने सैनिकों के लिए लाई थी। ये बर्नी ने बोला तारीके फिरोज शाही, मतलब कि चूंकि अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था, कैश में पैसा देता था, ठीक, तो कैश में पैसा देने के कारण, ठीक है, ठीक, और ये क्या करता था, इससे ये जो सेना को जो पैसा दिया करता था ना, ठीक, सेना को जो सैलरी दिया करता था अलाउद्दीन खिलजी, वो थोड़ी सी कम दिया करता था, ठीक। मतलब देखिए इसका जो वो था, ठीक है, इसका उद्देश्य ये था कि ये ज्यादा सैलरी नहीं दे सकता था, ठीक, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी अगर सैलरी लोगों की चूंकि इनकी बहुत बड़ी सेना थी, आप देखिए 4,75,000 की सेना, सबको तनख्वाह देनी है, ठीक, तो ये क्या करता था, तनख्वाह को कम कर देता था, मतलब तनख्वाह ये कम देता था, ठीक। और इस कारण से अब देखिए जब तनख्वाह कम होगी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है मार्केट से आप सामान तभी खरीद पाओगे जब सामान सस्ता होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी चूंकि सैलरी अपने लोगों को कम देता था, इसी कारण से इसने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लेके आई, जिसने इसने अपनी तरफ से वस्तुओं के दाम सस्ते कर दिए ताकि इनके सैनिक इतनी ही सैलरी पर सामान खरीद सकें और सैनिकों में आपस में विद्रोह ना हो। क्योंकि देखिए अलाउद्दीन खिलजी की सबसे बड़ी ताकत उनकी सेना थी, तो सेना में विद्रोह हो जाए ये तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे अलाउद्दीन खिलजी कि सेना में विद्रोह हो जाए। और देखिए कोई भी हो, ठीक, खाली पेट, अगर कोई व्यक्ति खाली पेट होता है ना, तो वहां पर विद्रोह होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि उसका पेट खाली है, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे बड़ा काम क्या किया कि उनको खाने पीने की चीजें उनकी या
उनकी डेली जरूरत की चीजों को सस्ता कर दिया। देखिए, जब आपकी डेली दिनचर्या की चीजें थोड़ा मार्केट में रेट कम होता है ना, तो उससे आम लोगों को राहत मिलती है, क्योंकि आम लोगों की तो डेली की दिनचर्या की चीजें होती हैं। जैसे हम आज की बात करें तो जैसे दूध है, अनाज है, ठीक है, या और भी सारी चीजें हैं, तो ये हमारी डेली यूज की चीज है। अगर इन्हीं के रेट सरकार सस्ता कर दे तो पब्लिक को उतनी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक, तो वो कम सैलरी पर भी अपना काम चला लेंगे। तो ऐसा ही अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। ये अपनी सेना को सैलरी कम देता था। इस कारण से क्या होता था, सेना में विद्रोह ना हो, इसीलिए रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें या जो डेली यूज की चीजें हुआ करती थी, उसके सारे प्राइजेस को कंट्रोल करने का काम अलाउद्दीन करते थे, उनको सस्ता कर देते थे, ताकि इतना जो मैं सैलरी दे रहा हूं, इतने में उनका पेट आराम से भरे, उनके परिवार का पेट भरे, ताकि वो विद्रोह हमारे खिलाफ ना करे। तो अकॉर्डिंग टू बर्नी, इन तारीखे फिरोज शाही, उसने ये लिखा है, अलाउद्दीन खिलजी चूंकि सैलरी देता था कैश में और कम सैलरी देता था अपने सैनिकों को, ठीक, तो उसने क्या किया था, इसका सॉल्यूशन क्या था कि उसने मार्केट में क्या कर दिया, वस्तुओं के दामों को कम कर दिया, ताकि इतनी ही सैलरी में सैनिक अपना पेट अच्छे से भर सके, ताकि विद्रोह ना हो, ताकि विद्रोह ना हो, ठीक। अब जैसे कुछ इतिहासकार इसमें इस बात को भी मानते हैं कि चूंकि ज्यादातर मार्केट में जो दुकानदार थे वो हिंदू थे, ज्यादातर मार्केट में दुकानदार कौन थे, हिंदू थे। कुछ लोग इस थ्योरी को भी बताते हैं कि हिंदुओं को दंडित करने के लिए, हिंदुओं व्यापारियों को दंडित करने के लिए भी ये काम किया गया अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से। भाई देखिए, जाहिर सी बात है, आपने हर चीज के दामों को कम कर दिया तो जाहिर सी बात है जो व्यापार कर रहा है उसका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, भाई उसकी जो समृद्धता थी वो कम होगी ना। भाई जो पहले वो 2 रुपए कमा ले रहा था, अब आपकी वजह से 50 पैसा कमा पा रहा है, क्योंकि आपने क्या कर दिया, रेट कम कर दिए, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया, कम हो गया। तो ये कुछ इतिहासकार इस बात को मानते हैं, चूंकि हिंदू व्यापारी ज्यादातर हुआ करते थे, इसी कारण से हिंदू व्यापारियों को सजा देने के लिए ये काम किया गया, ठीक। तो मार्केट कंट्रोल करने के 4 मेन कारण बताए गए। पहला कारण था, ठीक, वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने से रोकना, ताकि प्राइस ना बढ़े, ठीक है, इन्फ्लेशन के कारण। इसके बाद फिर पब्लिक वेलफेयर के लिए, ठीक। तीसरा जो था वो मिलिट्री रीजन था, जिसमें सैनिकों को ये सैलरी कम दिया करते थे, क्योंकि सैनिक विद्रोह ना कर दें, इसलिए उनको क्या किया गया, उनको प्राइजेस कम किए गए, ताकि वो कम पैसे में सामान खरीद सके। इसके अलावा चौथा कारण क्या बताया, कुछ लोग ये भी बताते हैं कि हिंदू व्यापारी चूंकि बहुत सारे थे, तो हिंदू व्यापारियों को दंडित करने के लिए ये काम किया गया था, ठीक। तो इनके कारण आपको समझ में आए, ठीक। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो मार्केट पॉलिसी थी, ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट कंट्रोल पॉलिसी पूरे इंडियन हिस्ट्री में यूनिक रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या एस्टेब्लिश किया, इंटरेस्ट स्टेट। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का पर्पस सिर्फ इतना था कि राज्य जो हमारा है, ठीक है, हमारा जो स्टेट है, उसके इंटरेस्ट में कोई भी काम होगा वो हम करेंगे, ठीक। और इसने क्या किया, मार्केट सिस्टम में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया, डायरेक्टली पार्टिसिपेट, ठीक है। मतलब जैसे आज की डेट में अगर हम कहें तो जो सोशलिस्ट फिलॉसफी है, ठीक है, या हम जिसे कहें कम्युनिस्टों की जो फिलॉसफी है, उनकी फिलॉसफी भी यही होती है कि मार्केट को जो कंट्रोल करे वो गवर्नमेंट करे, जो भी सामान बिके वो गवर्नमेंट तय करे, जिस रेट में बिके वो रेट गवर्नमेंट तय करे, ये उनकी सोच है। तो अलाउद्दीन ने भी क्या किया, मार्केट सिस्टम को डायरेक्टली क्या किया, उसमें पार्टिसिपेट किया। अब इसके रीजंस मैंने आपको बताए। तो टू प्रिवेंट द राइज इन प्राइस ऑफ कमोडिटीज, पैसा ना बढ़े उसका। इसके अलावा बात करें तो पब्लिक वेलफेयर, कुछ इतिहासकारों ने बताया कि भाई पब्लिक वेलफेयर भी उनका एक रीजन था। इसके अलावा बात करें तो कुछ ने बताया कि भाई हिंदू व्यापारियों या ट्रेडर्स को पनिश करना था, इसलिए ये काम किया गया। और चौथा जो था वो था मिलिट्री रीजन, जो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक। और यही मत सबसे ज्यादा मान्य माना जाता है। चारों रीजंस में अगर देखा जाए तो ज्यादातर इतिहासकारों ने मिलिट्री रीजन को माना है मार्केट कंट्रोल पॉलिसी के कारण, क्योंकि अलाउद्दीन अपने सैनिकों को कैश में सैलरी देता था, सैलरी कम देता था,
तो जाहिर सी बात है सैलरी कम देगा तो मार्केट में उसको दाम कम करने पड़ेंगे ताकि विद्रोह ना हो। ठीक, तो सिर्फ सैलरी कम अगर कर देता और मार्केट में रेट कम नहीं कर पाता तो फिर वो सैनिकों में क्या हो जाता, विद्रोह हो जाता। क्लियर, तो सबसे जस्टिफाइड रीजन यही माना जाता है, मिलिट्री रीजन। ठीक, तो आपको कारण समझ में आए। ठीक, अब हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार था, ठीक है, या उनके टाइम पर जो बाजार था उसके टाइप्स क्या क्या थे। ठीक, तो इनके बाजार जो गठन किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जो डेवलप किया गया, उसमें कौन कौन से बाजार हुआ करते थे। ठीक, तो अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ मार्केट्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने 3 तरीके के मार्केट बनाए थे। मतलब इनके टाइम पर 3 टाइप्स ऑफ मार्केट्स हुआ करते थे। सबसे पहला मार्केट हुआ करता था फूड ग्रेन्स का, मतलब अनाज मंडी। ठीक है, मतलब ऐसी जगह जहां पर फूड ग्रेन्स या अनाज मिला करते हैं। तो ऐसी मंडी रहा करती थी जहां पर अनाज मिला करते थे, उनको बोला जाता था फूड ग्रेन मार्केट, या जिसे कहा जाए मार्केट ऑफ फूड ग्रेन्स, खाद्यान्न। ठीक, जहां पर बेसिकली क्या मिलता था, अनाज मिलता था। ठीक है, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, जौ हो गया, मतलब जो भी अनाज हुआ करता था, फूड ग्रेन्स हुआ करते थे, वो सारा कहाँ मिला करता था, इस मार्केट में। ठीक, और यहां पर जो अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है, मतलब इसमें क्या होता था, मंडियां हुआ करती थी अलग अलग। ठीक है, और हर मंडी का एक अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, जिसको बोला जाता था सहना। हर मंडी का एक अधिकारी हुआ करता था जिसको बोला जाता था सहना। ठीक है, देखिए अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, सभी मार्केट्स में क्या किया जाता था, अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। तो जो प्रत्येक अनाज की मंडी हुआ करती थी उसमें एक अधिकारी हुआ करता था जिसका नाम था शहना। ठीक है, और ये जितने भी शहना अधिकारी थे, जितने भी शहना ऑफिसर्स थे, जितने भी थे पूरी मंडियों में, ठीक है, पूरी मंडी मिला के, तो जितने भी शहना ऑफिसर्स हुआ करते थे, ये सारे मिलके क्या कहलाते थे, शहनाए मंडी। शहनाए मंडी, ये आपको याद रखना है। ठीक, जो ऑफिसर हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, सहना। ठीक, और ये सारे ऑफिसर्स मिल करके क्या बनाते थे, सहनाए मंडी। ठीक, ये सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था इस पूरे मार्केट का। जो ये पूरा अनाज भंडार है, देखिए अनाज भंडार मार्केट जो हुआ करता था उसमें अलग अलग अनाज अलग अलग मंडी में मिलता था। तो हर अनाज मंडी के लिए एक सहना ऑफिसर हुआ करता था, और ये जो सारी मंडियां मिलके ये पूरा मार्केट बनाती थी उसका एक अधिकारी हुआ करता था जिसको बोला करते थे सहनाए मंडी। सहनाए मंडी। क्लियर, तो यहां पर क्या होता था, ठीक है, तो ये सारी चीजें। ठीक, अब यहां पर जो अनाज हुआ करता था, देखिए मैंने आपको बताया था चूंकि अनाज जो हुआ करता था ये बड़े सस्ते रेट में मिला करता था, मतलब इनकी प्राइस कौन तय करता था, ठीक, वो अलाउद्दीन खिलजी तय करता था। ठीक, अब यहां पर लोगों को अनाज कैसे मिले, इसकी क्या व्यवस्था की गई थी। मतलब कि देखिए सीधी सी बात है, अनाज की जो है फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी, मतलब हर टाइम पर फूड ग्रेन्स अवेलेबल हो, इसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे, क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे, हमें ये देखना है। भाई देखिए अनाज मंडी तो आपने बना दी, अब उसमें हर टाइम पर अनाज भी उपलब्ध होना चाहिए। ठीक, तो ये अनाज कैसे उपलब्ध होगा, ठीक है, इसके लिए कुछ स्टेप्स उठाए गए। ठीक, सबसे पहला तो सारे फूड ग्रेन्स के प्राइस को तय किया गया। ठीक, मतलब कि सारे फूड ग्रेन्स की प्राइस जो है वो तय कर दी गई कि साहब इतने ही प्राइस में ये पर्टिकुलर आइटम मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो ये किया गया। दूसरा, जितने भी व्यापारी थे, ठीक है, बाजार में जितने भी व्यापारी थे उन सबको ये निर्देश दिया गया कि आप जाइए और किसानों से अनाज खरीदिए। मतलब जितने भी व्यापारी हुआ करते थे उनको ये अधिकृत किया गया कि वो किसानों के पास जाएं और वहां से अनाज खरीदें और बाजार में उपलब्ध कराएं। ठीक, भाई अनाज कहां से आएगा, अनाज किसानों से आएगा। ठीक, तो किसानों के पास जाएं, किसानों को पैसा दें, किसानों से अनाज लें और उसको मार्केट में अवेलेबल कराएं। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, कि जो लैंड टैक्स दिया करते थे, देखिए मैंने आपको बताया था भू राजस्व कर। भू राजस्व कर मतलब लैंड टैक्स। ठीक,
अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे क्या किया गया था, आधा कर दिया गया था, इसको 1/3 का क्या कर दिया गया था, आधा कर दिया गया था। ठीक, तो इन्होंने एक और नियम बनाया यहाँ पर, चूंकि मार्केट में जो सामान है, ठीक है, जो फूड ग्रेन्स हैं, उनकी अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहे, इस कारण से ये जो लैंड टैक्स लिया करते थे ना, जो भूमि कर लिया करते थे, इसमें आधा ये कहते थे कि आप हमें पैसे के रूप में दो, मतलब मनी के रूप में दो, कैश के रूप में, और आधा जो है आप हमें फूड ग्रेन दो, मतलब हमें अनाज दे दो। मतलब कि अगर हम बात करें कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं से भी 100 लैंड टैक्स है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड से, ठीक, उस वहां पर जितना उगाया गया उसकी वैल्यू 100 है, ठीक, तो इसमें से अब सुल्तान को कितना चाहिए, 50, आधा चाहिए। ठीक, अब सुल्तान ने ये कहा कि ये 50 आप हमको पूरा कैश मत दीजिए, आप हमको 25 रुपए कैश दीजिए और 25 किलो अनाज दे दीजिए, मतलब 25-25। तो इसका मतलब क्या किया गया कि जो लैंड टैक्स लिया जाता था उसका आधा पार्ट उन्होंने कैश में लिया और आधा पार्ट फूड ग्रेन्स के रूप में लिया, और उसको फिर कहाँ रख दिया जाता था, वेयर हाउस में रख दिया जाता था, स्टॉक में करने के लिए रख दिया जाता था। तो ये सारे स्टेप्स उठाए गए थे, ये सारे क्या गए थे, स्टेप्स उठाए गए थे, जिसके तहत कभी भी खाने की कमी ना हो, फूड ग्रेन्स की कमी ना हो। ठीक, तो फूड ग्रेन मार्केट की सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जितने भी मेजर ग्रेन्स थे, ठीक है, मतलब जितने भी अनाज थे, ठीक है, उनकी सबकी अपनी मंडी हुआ करती थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो हर मंडी के मार्केट का एक अधिकारी हुआ करता था जिसका नाम था सहना। ठीक, और ये सारे सहना ऑफिसर्स कहाँ क्या कहलाते थे, इनसे भी ऊपर जो था वो कौन था, सहनाए मंडी। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया क्या क्या रीजंस थे और क्या क्या स्टेप्स उठाए गए ताकि अवेलेबिलिटी फूड ग्रेन्स की रहे। ठीक, इसके बाद दूसरा अगर हम बात करें तो इनके यहाँ जो दूसरा मार्केट हुआ करता था जहां पे कपड़ों मिला करते थे, ठीक है, मार्केट ऑफ क्लोथ्स, ठीक है, एंड लग्जरी आइटम्स, ठीक है, जहां पर देखिए महंगे और सस्ते दोनों तरीके के कपड़े मिला करते थे। ठीक है, तो दूसरा जो मार्केट इनका हुआ करता था वो हुआ करता था कपड़ों का मार्केट। ठीक, अब ये जो कपड़ों का जो बाजार हुआ करता था, ठीक है, इसका जो प्रमुख अधिकारी है, ठीक है, इसका मतलब जो ये कपड़ों का बाजार हुआ करता था इसको बोला जाता था सराय ए अदल, सराय ए अदल। तो ये जो कपड़ों का मार्केट है, ठीक है, इसको बोला जाता था सराय ए अदल, ये आपको याद रखना है। ठीक, और सराय अदल को, ये जो क्लोथ्स का मार्केट है, इसको भी कंट्रोल करने के लिए एक अधिकारी को बिठाया जाता था जिसका नाम था राय परवाना, ये आपको याद रखना है। देखिए, जो खाने वाली मार्केट थी उसका सुप्रीम अधिकारी कौन था, शहनाई मंडी। ठीक, और जो कपड़ों का व्यापार, कपड़ों का जो मार्केट था उसका जो शीर्ष अधिकारी हुआ करता था उसको बोलते थे राय परवाना। ठीक, तो राय परवाना जो हुआ करता था वो क्लोथ्स मार्केट का सुप्रीम ऑफिसर हुआ करता था। ठीक, अब देखिए यहां पर दोनों तरीके के कपड़े मिलते थे। ठीक है, एक जो सादे कपड़े, सिंपल कपड़े हुआ करते थे वो भी मिलते थे, और दूसरे लग्जरी कपड़े भी मिला करते थे। अब इसमें लग्जरी कपड़ों के रेट जाहिर सी बात है थोड़े ज्यादा लेते थे। ठीक है, क्योंकि रेट जो था वो सब कौन तय करते थे, सुल्तान तय करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरीके के कपड़ों की अवेलेबिलिटी थी। जो क्लॉथ मार्केट है उसको बोला जाता था सराय ए अदल। इसके बाद अगर हम बात करें, एक ऑफिसर प्रोवाइड कराया जाता था जिसका नाम था राय परवाना। ठीक है, जो किसको कंट्रोल करता था, सराय अदल को। इसके बाद बात करें, दो तरीके के क्लोथ्स यहाँ मिला करते थे, पहले जिसकी कॉस्ट कम हुआ करती थी और दूसरे जो एक्सपेंसिव क्लोथ्स होते थे। ठीक है, और अब इसके बाद जो तीसरा मार्केट हुआ करता था ये हुआ करता था मार्केट ऑफ हॉर्सेस, स्लेव्स एंड कैटल्स। देखिए, ये घोड़ों का, दासों का और मवेशियों का मार्केट हुआ करता था। यहां पर क्या हुआ करते थे, घोड़े मिला करते थे, इसके अलावा दास मिला करते थे, ये सारी चीजें हुआ करती थी। ठीक है, ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ करता था, बेसिकली हुआ क्या करता था, हॉर्सेस की अगर हम बात करें तो अच्छे घोड़ों की नस्ल कैसी होगी ये कौन बताएगा,
भाई वहां पर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हुआ करता होगा जो बताता होगा कि भाई इस, ठीक, तो ये कौन बताएगा कि कौन से घोड़े की नस्ल कैसी है क्या है, लोगों को तो पता रहता नहीं था। ठीक, तो वहां पर भी क्या हुआ करता था, इन सारी चीजों के लिए भी कौन हुआ करते थे, कुछ दलाल हुआ करते थे, या जिसको हम एजेंट्स कहते हैं, वहां पर भी हुआ करते थे। ठीक, तो सबसे पहले तो इन दलालों को वहां से बाहर किया गया। ठीक है, और यहाँ पे सभी प्रकार के, ठीक है, जितने भी प्रकार के हॉर्सेस, स्लेव्स या कैटल्स हुआ करते थे, सबके रेट फिक्स किए गए। ठीक, तो ये तीसरा मार्केट हुआ करता था। ठीक, जो कि अलाउद्दीन के समय हुआ करता था। ये मैंने आपको बताया इंटरमीडिएटरीज। इंटरमीडिएटरीज का मतलब ही क्या होता था, इंटरमीडिएटरीज मतलब वही दलाल। ठीक, तो यहां पर दलाल चूंकि अपनी दलाली भी लेते थे तो प्राइस बढ़ जाता था। ठीक, तो सुल्तान ने क्या किया, जितने भी दलाल थे सबको मार्केट से हटा दिया। ठीक, और सुल्तान ने क्या किया, सारी चीजों के प्राइजेस को फिक्स कर दिया। मतलब अलग अलग नस्ल के घोड़े, जो दास होते हैं या जो कैटल्स हुआ करती थी, सबके प्राइस क्या कर दिए गए, फिक्स कर दिए गए। क्लियर है? ठीक, तो ये जो था, ठीक है, ये जो मार्केट कंट्रोल था, ये तीन तरीके के मार्केट जो थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे चलते थे। ठीक, तो आपको ये तीनों तरीके के मार्केट याद रखने हैं। एक जो अनाज भंडार हुआ करता था, दूसरा जो कपड़ों का मार्केट हुआ करता था, और तीसरा जो घोड़ों का मार्केट हुआ करता था। ठीक, इसके बाद अगला हम जो देखेंगे, ठीक, अब कौन कौन सी ऐसी उपाय हुआ करते थे जिसके कारण ये बाजार नियंत्रण को अच्छे से अलाउद्दीन कंट्रोल कर पाते थे। देखिए, अलाउद्दीन ने तय कर दिया कि भैया इसका दाम इतना होगा। ठीक, अब अलाउद्दीन को ये चीज कैसे पता चलेगी कि साहब वो उतने में ही बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, कहीं उससे ज्यादा पे तो नहीं बेच रहा। तो भाई मार्केट को कंट्रोल मतलब आपने पॉलिसी तो बना दी, आपने रेट तय कर दिए, सारी चीजें तय कर दी, अब मार्केट में वो रेट वैसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी मॉनिटरिंग भी जरूरी थी। तो बाजार के जो सफल संचालन हो रहा है उसके लिए क्या क्या उपाय अलाउद्दीन की तरफ से किए गए। देखिए, पॉलिसी बनाना और उसको इंप्लीमेंट कराना दो अलग अलग चीजें होती है। यहां पर भी अलाउद्दीन ने मार्केट को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी तो बना दी थी, लेकिन अब उसको जमीनी स्तर पर किस तरीके से उतारा जा रहा है और किस तरीके से उसका नियंत्रण किया जा रहा है, तो इसके लिए भी कई सारे उपाय अलाउद्दीन की तरफ से किए गए। ठीक है, मतलब कई सारे उन्होंने मेजर्स इसके ढूंढे। ठीक, जिसमें अगर हम सबसे पहला बात करें, ठीक, अलाउद्दीन को क्या होता था कि वो मार्केट की सारी इंफॉर्मेशन रखता था। अलाउद्दीन को मार्केट की सारी इंफॉर्मेशन, हर एक एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक, इसके लिए इन्होंने कई सारे अपने लोग और कई सारे स्पाइसेस मतलब जासूस भी छोड़ के रखे थे, जिसको कहा जाता था मुनीहन। ठीक, मुनीहन बोला जाता था। मतलब अलाउद्दीन ने क्या किया था, कई सारे जासूस जो है मार्केट के अंदर छोड़े थे। ठीक, इन जासूसों का काम ये होता था मार्केट में ये चीज देखना कि भाई जो सुल्तान ने दाम तय किए उस दाम से सामान बिक रहा है कि नहीं बिक रहा, कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा। देखिए, जो बेईमानी करते थे ना अलाउद्दीन खिलजी, खास तौर पर अगर हम मार्केट की बात करें, सामान की चीजों में अगर कोई बेईमानी करता था तो अलाउद्दीन उसको बहुत हार्श पनिशमेंट देता था। ये चीज थी, मार्केट को वो इस तरीके से कंट्रोल करता था कि साहब आपको जो हमने बोला आप उसी तरीके से अगर आप नहीं चले और आपने कोई भी बेईमानी करने का प्रयास किया तो उसकी बहुत बुरी सजा दिया करता था अलाउद्दीन के अंदर। और ये कैसे पता चलेगा, ये अपने गुप्तचरों से पता चलेगा, इसीलिए उसने कई सारे बरीद और स्पाइसेस को छोड़ के रखा था मार्केट में। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक, तो सारे प्राइजेस को क्या कर दिया गया था, फिक्स कर दिया था। ठीक, ठीक, सारे प्राइजेस को क्या कर दिया था, गुड्स के फिक्स कर दिया गया था। और इनमें इतनी बड़ी सजा थी कि अगर किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा भी गलती कर दी, ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शक्कर तौल रहा है या गेहूं तौल रहा है और अगर उसने 50 ग्राम भी बेईमानी कर दी तो अलाउद्दीन उसके शरीर से 50 ग्राम मांस निकाल लेता था, खाल निकाल लेता था। मतलब सोचिए आप, इतनी कठोर सजा हुआ करती थी कि कोई हिम्मत ना कर पाए
मतलब अगर किसी ने 50 ग्राम की बेईमानी कर दी तो 50 ग्राम खाल निकाल ली जाती थी उस आदमी की। ठीक, तो इसीलिए इनका मार्केट नियंत्रण जो था वो बहुत तगड़ा था और बहुत सुदृढ़ था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितने भी अलाउद्दीन के जितने भी मार्केट थे, ठीक है, उनको एक नए विभाग से जोड़ दिया था, दीवाने रियासत। ठीक, इसको कौन से विभाग से जोड़ दिया गया था? दीवाने रियासत। जितने भी अलाउद्दीन के मार्केट थे, ठीक है, और हर डिपार्टमेंट में एक नजीर बिठाया गया था। हर डिपार्टमेंट में क्या बिठाया गया था? एक नजीर बिठाया गया था, जो वेट्स एंड मेजर्स को ऑफिसर हुआ करता था। देखिए इनके समय में भी अब कौन सी चीज का कितना क्या वजन होगा, ठीक, वेट्स एंड मेजर्स तय करने के लिए एक ऑफिसर बिठाया जाता था, नजीर। ठीक, जिसको भी कौन कंट्रोल करता था? दीवाने रियासत। देखिए मार्केट में आप कभी भी चीजें करते हैं तो सबसे पहले आपको वेट्स एंड मेजर्स तय करने पड़ते हैं। भाई 1 किलो का अगर कोई भार है तो वो 1 किलो कैसे है, ठीक, या 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, 250 ग्राम है, ये तौलेगा कैसे जब उसके पास वेट होंगे। ठीक, तो वेट्स और मेजर्स के लिए भी एक ऑफिसर हुआ करता था, नजीर। ठीक, और ये नजीर किसके अंडर में कंट्रोल में आता था? ये आता था दीवाने रियासत के कंट्रोल में। क्लियर है? क्लियर हुआ? ठीक, तो अलाउद्दीन ने अपने सारे मार्केट्स को किस डिपार्टमेंट के अंडर डाला? दीवाने रियासत के अंडर में। ठीक, और उसका वेट्स एंड मेजर्स ऑफिसर बिठाया, नजीर। ठीक है, जिसको कौन कंट्रोल करता था? दीवाने रियासत। ठीक, इसके अलावा अगला पॉइंट अगर हम कहें, ठीक, तो यहां पर अरेंजमेंट्स बनाए गए, सारे ट्रेडर्स का रजिस्ट्रेशन किया गया। ठीक, और इसके अलावा सब सारे जितने भी ट्रेडर्स थे उनको एक चीज तय करी गई कि भाई उनको एक फिक्स क्वांटिटी अमाउंट ऑफ कॉमोडिटीज, ठीक, इतनी तो रखनी ही रखनी है। देखिए सबसे पहली बात तो जितने भी ट्रेडर्स थे, ठीक है, उनका क्या किया गया? उनका रजिस्ट्रेशन कराया गया। ठीक, उसके बाद क्वांटिटी फिक्स करी गई हर ट्रेडर्स के लिए कि भाई आपको इतना क्वांटिटी जो है फूड ग्रेन्स या कॉमोडिटीज जो भी है उसको करना है, ठीक है, रखना है, ताकि कॉमोडिटीज की किसी भी सूरत हाल में शॉर्टेज ना हो। ठीक है, मतलब मार्केट में कुछ भी करके, ठीक, वो वस्तु का, सामान का जो क्वांटिटी है वो कम नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये सभी जितने भी व्यापारी हुआ करते थे, जितने भी ट्रेडर्स हुआ करते थे, सबसे पहली बात तो उनका रजिस्ट्रेशन हुआ करता था। ठीक, और सभी जितने भी ट्रेडर्स हुआ करते थे उनको एक रिक्वायर्ड अमाउंट में या फिक्स्ड क्वांटिटी में वस्तुएं रखनी पड़ती थी, ताकि बाध्य थी। अच्छा ये देखिए, ये फोर्स था कि आपको इतनी क्वांटिटी रखनी ही रखनी है। ठीक, ताकि किसी भी हालत में कमोडिटीज की शॉर्टेज ना हो। ठीक, तो ये सारे मेजर्स थे जिसके द्वारा बाजार पर नियंत्रण रखने का काम जमीनी स्तर पर अलाउद्दीन कर पाते थे, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी की तरह। ठीक, तो आपको मार्केट कंट्रोल पॉलिसी समझ में आई। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि इनके एडवांटेजेस क्या क्या रहे मार्केट कंट्रोल पॉलिसी के, और डिसएडवांटेजेस क्या क्या रहे। ठीक, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई, क्यों लाई गई ये समझ में आया, कितने तरीके के मार्केट थे उनको कैसे कंट्रोल किया गया ये समझ में आया। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसके एडवांटेज क्या रहे और डिसएडवांटेज क्या रहे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, तो इसके लाभ क्या हुए। तो अगर हम लाभ के बारे में सोचें तो सबसे पहले तो अलाउद्दीन इतनी बड़ी सेना इसीलिए रख पाया कि उसने मार्केट को कंट्रोल किया। ठीक, तो सुल्तान अपनी विशाल सेना को संगठित कर पाया। ठीक, तो सबसे पहला जो एडवांटेज इसका यही था कि द सुल्तान वॉज एबल टू ऑर्गेनाइज हिज ह्यूज आर्मी। अपनी इतनी विशाल सेना को ऑर्गेनाइज कर पाया, ये सबसे बड़ा एडवांटेज था। ठीक, इसके अलावा अब देखिए इनकी आर्मी, चूंकि देखिए आर्मी को दिक्कत नहीं थी, आर्मी इतनी बड़ी मेंटेन की थी, और यही आर्मी किसके इन्वेजन को कंट्रोल कर रही थी? मंगोलों के आक्रमण को। तो इनकी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी का एक एडवांटेज और भी मिला कि मंगोल्स जो थे, जो लगातार दिल्ली सल्तनत के टाइम पर आक्रमण कर रहे थे, उनको सक्सेसफुली रेजिस्ट करने में मदद मिली। देखिए अलाउद्दीन की जो आर्मी थी, ठीक है, उसको नियंत्रण में आना मतलब एक तरीके से मंगोल आक्रमण को नियंत्रण में करना, क्योंकि मंगोलों का सामना कौन करता था? आर्मी करती थी। ठीक,
तो मार्केट कंट्रोल से कहीं ना कहीं मंगोलों को भी, ठीक है, वो भी रेजिस्ट हुआ। इसके अलावा इसका एडवांटेज लोगों को भी मिला, क्योंकि भाई चीजें सस्ती हुई, ठीक, तो वो सभी के लिए सस्ती हुई, ठीक। तो मार्केट कंट्रोल होने के कारण हुआ क्या, जो खाने पीने की चीजें थी, कपड़े थे या अदर गुड्स हुआ करते थे, ये क्या हो गए, सस्ते हो गए। देखिए कभी भी चीजें सस्ती होती हैं ना, तो जो आम लोग होते हैं सबसे ज्यादा एडवांटेज उन्हीं को होता है। अलाउद्दीन ने भले ही अपनी आर्मी के लिए पॉलिसी लागू की थी, लेकिन इसका फायदा आम लोगों को भी मिला, ठीक। तो इसका जो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी थी, इसका फायदा आम लोगों को भी मिला, ठीक, जिसके कारण आम लोग भी क्या रहे, इस मार्केट पॉलिसी से क्या रहे, खुश रहे। हालांकि अलाउद्दीन ने जो किया था वो तो सिर्फ अपनी सेना को खुश करने के लिए किया था, लेकिन आम लोग भी इससे क्या हो गए, उनको भी फायदा इससे हुआ, ठीक। तो ये सारे क्या थे, मार्केट कंट्रोल के एडवांटेज थे, ठीक। अब इसके डिसएडवांटेज क्या थे मार्केट कंट्रोल के। देखिए सबसे पहली बात तो ये, ट्रेड एंड कॉमर्स सफर्ड अ ब्लो। देखिए जब भी कभी आप नियम तय करते हैं, ठीक है, देखिए पहले के समय में अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल आप इस तरीके से समझिए कि 1993 के पहले, ठीक है, जब तक हमारी अर्थव्यवस्था खोली नहीं गई थी, तब तक हमारे यहाँ ट्रेडिंग का और इन्वेस्टमेंट बहुत नाम मात्र का होता था। जैसे आज हम एफडीआई वगैरह देखते हैं कि बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में हो रहा है, ठीक, बहुत सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है भारत में। ये कब हुआ, जब हमने अपने मार्केट को खोला, ठीक है, गवर्नमेंट ने मार्केट के ऊपर से अपना कंट्रोल हटाया। भाई लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था, लिबरल करने का मतलब ही क्या था, कि मार्केट से सरकार के कंट्रोल को कम करना। लेकिन यहां तो अलाउद्दीन का जो मार्केट था, उसमें तो पूरा का पूरा कंट्रोल सुल्तान का था। किस चीज का क्या भाव होगा ये भी सुल्तान तय करते थे। तो जाहिर सी बात है कि जो विदेशी, जो बाह्य व्यापार वाले हैं, ठीक, वो यहां पर क्या काम करेंगे क्या। भाई जब तक हमारी इकोनॉमी खुली नहीं थी, तब तक कोई भी, आप इतने सारे ब्रांड आज जो देखते हैं, क्या आपको उस टाइम ये सारे ब्रांड्स दिखते थे, नहीं दिखते। तो कारण क्या हुआ, बाजार नियंत्रण का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था। इससे वाणिज्य और व्यापार को सबसे ज्यादा आघात हुआ, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिटोरेशन इन द कंडीशन ऑफ फार्मर्स। देखिए किसानों की कंडीशन भी डिटोरेट हुई। कैसे, देखिए बाजार में आपने सारी चीजों के भाव कम कर दिए, अनाज के भाव कम कर दिए। अब जाहिर सी बात है, आप जब मार्केट में वर्ष के भाव को कम करेंगे, तो जो ट्रेडर जाकर के किसान से खरीद रहा है, वो उसका पैसा भी उसको कम ही देगा। भाई अपनी जेब से तो देगा नहीं, भाई आपने तो दाम कम कर दिए। तो भाई अल्टीमेटली वो किस पे असर पड़ेगा, वो पड़ेगा किसान पर, क्योंकि भाई किसान से भी फिर आप सस्ते में खरीदोगे, क्योंकि आपको सस्ते में बेचना है तो किसान से भी सस्ते में खरीदना पड़ेगा। किसान से आप महंगे पे तो नहीं खरीद सकते, क्योंकि अगर आप महंगे पे खरीदेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो कंडीशन फार्मर्स की भी क्या होने लगी, डिटोरेट होने लगी। तो मार्केट कंट्रोल का जो गिरावट का जो आई, ठीक है, उसकी गिरावट का कहीं ना कहीं असर फार्मर्स पर भी पड़ा, ठीक है। इसीलिए कई बार हमारे यहाँ आज जो बातें कही जाती हैं, अगर आमतौर पर महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, महंगाई को कम करना चाहिए, लेकिन आप समझिए कि अगर महंगाई के कम कर दिया गया या उनको जरूरत से ज्यादा कम कर दिया गया, तो उसका सीधा असर हमारे किसानों पर पड़ेगा, क्योंकि उनको पैसा फिर नहीं मिलेगा। क्लियर हो रहा, ठीक। तो डिटोरेशन इन दी कंडीशन ऑफ फार्मर्स। इसके अलावा बात करें कि ट्रेडर्स जो थे वो बिजनेस करने से भी डरते थे। कारण क्या था कि भाई अगर 50 ग्राम का भी गलती हो गई तो आप 50 ग्राम मांस निकाल लोगे। इतनी हार्श पीनल सिस्टम था। तो इस कारण से भी ट्रेडर जो थे, ठीक है, व्यापारी जो थे, वो हतोत्साहित थे। भाई वो डिस्करेज थे, वो क्यों करेंगे काम। यार साहब अगर मान लो 50 ग्राम, चलो हमने जानबूझ के नहीं किया, गलती से भी हो गया हमसे, तो वो तो 50 ग्राम मांस निकाल लेंगे हमारा। तो जो पीनल सिस्टम था वो काफी ज्यादा हार्श था। इस कारण से भी ट्रेडर्स क्या थे, इससे खुश नहीं थे। इसके अलावा जो चौथा केस था, ठीक, अलाउद्दीन का जो मार्केट कंट्रोल था वो टेम्परेरी था और सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित था ये, ठीक है। मतलब ये जो मार्केट का एडवांटेज मिलता था, ये सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित था। क्यों दिल्ली तक सीमित था, क्योंकि अलाउद्दीन की पूरी फौज कहां रहा करती थी, दिल्ली में रहा करती थी।
और उसने फौज के लिए ये काम किया था। सेंट्रल स्टैंडिंग आर्मी जो 4,75,000 की उनकी आर्मी थी, वो कहाँ रहते थे? वो दिल्ली में रहते थे। तो इन्होंने ये मार्केट कहाँ बनाया? दिल्ली में बनाया। तो जो कहा जाता है लोगों का भला किया, तो लोगों के भले की थ्योरी तो इसी बात से गलत हो जाती है ना, क्योंकि अगर उनको लोगों का भला करना होता तो वो सब जगह ये मार्केट खोलते, लेकिन उन्होंने सिर्फ दिल्ली में खोला। कारण सेना वहां रहती थी दिल्ली में। तो इसी कारण से क्या हुआ, 4 लाख जो है सेना जो है वहां रहती थी, इसी कारण से। तो ये पूरी थी अलाउद्दीन की मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, किस कारण से लाई गई, मार्केट कौन कौन से हुए, उसको कंट्रोल करने के क्या क्या तरीके अपनाए गए, क्या एडवांटेजेस रहे और क्या डिसएडवांटेज रहे। ठीक। अब अगली जो है वो है अलाउद्दीन खिलजीज की मंगोल पॉलिसी। अगला जो टॉपिक है वो है अलाउद्दीन की मंगोल पॉलिसी। देखिए, अलाउद्दीन के समय अगर हम बात करें, देखिए मैंने आपको बताया था दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान थे उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मंगोल का इन्वेजन। बलबन के टाइम भी बहुत सारे मंगोलों का इन्वेजन हुआ, जलालुद्दीन के टाइम भी मंगोलों का इन्वेजन हुआ, इवन अलाउद्दीन के टाइम भी क्या हुआ, मंगोलों का इन्वेजन हुआ। अगर हम अलाउद्दीन के टेनोवर की बात करें, ठीक, तो इनके समय में टोटल 6 मुगल मंगोल आक्रमण हुए। ठीक है, मतलब अलाउद्दीन के समय काल में टोटल 6 बार मंगोलों ने आक्रमण किया। ठीक। इसी कारण से मंगोलों के जो शुरू के जो दिल्ली सल्तनत के जो पीरियड रहे वो काफी ज्यादा टफ रहे। देखिए, कोई भी युद्ध हो, हारे या जीते, लेकिन अगर कोई लगातार आप पर आक्रमण कर रहा है तो जाहिर सी बात है आपका भी उसमें बहुत ज्यादा डैमेज होता है। देखिए, आगे चल के जब हम दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण देखेंगे ना, कि दिल्ली सल्तनत का पतन क्यों हुआ, तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण आएगा मंगोलों का आक्रमण। देखिए, मंगोलों ने आक्रमण करके क्या किया, आपकी सल्तनत को आर्थिक तौर पर कमजोर कर दिया, जिससे आप देखेंगे कि अभी खिलजियों के बाद तुगलक, और तुगलक के बाद जो सैयद और लोधी वंश आएंगे ना, इनके पास बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस रहेगा। कारण क्या है कि लगातार मंगोलों के आक्रमण के कारण दिल्ली सल्तनत अंदर से खोखली होगी, क्योंकि भाई संसाधन लगते हैं, आपके लोग लगते हैं, पैसा लगता है, हर चीज लगती है युद्ध में, और मंगोल लगातार आक्रमण कर रहे थे। अलाउद्दीन के टाइम पर अगर हम बात करें, 1297 से लेकर के 1306 तक, 1297 से लेकर के 1306 तक लगातार 6 बार आक्रमण किया है मंगोलों ने अलाउद्दीन के टाइम पे। ठीक। अब हमें एक एक करके वो आक्रमण देखना है। ठीक। देखिए, पहले के समय में क्या होता था, देखिए पहले जो मंगोल आक्रमण करते थे उसमें इनका जो हुआ करता था वो हुआ करता था लूटपाट। ठीक। मतलब कि ये क्या किया करते थे, लूटते थे और चले जाते थे। मतलब मंगोल पहले क्या करते थे, आते थे, लूटते थे, चले जाते थे। ठीक। लेकिन अलाउद्दीन के टाइम पर मंगोलों ने क्या किया, यहां पर अपने आप को स्थापित करने का वो कर लिया था। मतलब वो दिल्ली सल्तनत को हटा के अपना स्थापत्य बनाना चाहते थे, मतलब मंगोल यहां पर राज करना चाहते थे। अलाउद्दीन के टाइम पर इन्होंने अपनी पॉलिसी को बदला। अब इन्होंने सोचा कि हम लूटपाट करके नहीं जाएंगे, हम राज करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, राज करेंगे। तो इन्होंने अपनी पॉलिसी को जो है वो बदला। ठीक। अब अलाउद्दीन के समय में टोटल 6 बार आक्रमण हुए मंगोलों के। हमें देखना है कौन कौन से सन में किस किस ने आक्रमण किया था। ठीक। और अलाउद्दीन की तरफ से अगर हम बात करें, ठीक है, उनकी तरफ से सेनापति कौन था और अलाउद्दीन की तरफ से कौन था। ठीक। तो हमें एक एक करके ये सारी चीजें देखनी है। सबसे पहला जो, देखिए मैंने आपको बताया था, पावरफुल मंगोल इन्वेजन टुक्स प्लेस 6 टाइम्स ड्यूरिंग द रीन ऑफ औरंग अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर मंगोलों ने टोटल 6 बार आक्रमण किया, जिसके कारण दिल्ली सल्तनत जो थी वो काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आ गई थी। ठीक। अब ये, अब देखिए, अब रीजन क्या था मंगोल इन्वेजन का, अब उनका रीजन था दिल्ली हासिल करना। अब उनका रीजन ये नहीं था कि लूट कर लो, लूट के चल दो। पहले मंगोल क्या करते थे, आते थे, आक्रमण करते थे, लूटते थे, चले जाते थे, कोई बात नहीं, लूट लो। लेकिन अब क्या होने लगा, उनका जो इन्वेजन हुआ वो इसलिए होने लगा कि भाई अब वो दिल्ली जीतना चाहते थे। ठीक है, इसीलिए अलाउद्दीन ने इतनी बड़ी फौज खड़ी की थी मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए। अब इनके कौन कौन से, तो टोटल 6 बार आक्रमण हुए। कब कब, 1297 से लेके 1306 तक टोटल कितनी बार आक्रमण हुए, 6 बार। सबसे पहला अगर हम बात करें
तो सबसे पहला था 1297 में कादर खान, ठीक है, इन्वेजन ऑफ कादर खान, ठीक है। इस टाइम पर मंगोलों का सबसे पहला आक्रमण हुआ था कादर खान के नेतृत्व में, ठीक है, जो कब हुआ था 1297 में, 1297 में। इसमें ये 1 लाख की सेना लेके आया था। कितने लाख की? 1 लाख की मंगोल सेना लेके आया था। इसने आक्रमण किया था, ठीक। लेकिन इस टाइम पर अलाउद्दीन का एक बड़ा ही कुशल सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था जफर खान। देखिए ये नाम याद रखिएगा, जफर खान। ये अलाउद्दीन का सबसे बेहतरीन मिलिट्री कमांडर हुआ करता था मलिक काफूर के पहले। उसके बाद तो मलिक काफूर हो गया था उसका बहुत बड़ा ब्रिलियंट कमांडर, लेकिन मलिक काफूर के पहले जो सबसे जबरदस्त कमांडर हुआ करता था अलाउद्दीन का, वो था जफर खान, ठीक। तो कादर खां के इन्वेजन को खत्म किसने किया था? जफर खान इनका सेनापति था। इसके अलावा इनके साथ एक और व्यक्ति भी था जिसका नाम था उलुग खान। आप जानते हैं उलुग खान कौन था, ठीक। तो इन्हीं के नेतृत्व में क्या किया था, कादर खान को पराजित किया और इसको खदेड़ दिया था, ठीक। तो पहला इन्वेजन 1297 में हुआ था, जफर खान और जो है उलुग खान ने इनको भगा दिया। अब दूसरा जो इन्वेजन हुआ वो 1298 में हुआ, 1298 में, ठीक। इसमें किसका इन्वेजन हुआ? सल्दी का इन्वेजन, ठीक है। इसमें सल्दी ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक। और हमारा जो सिविस्तान वाला एरिया था, मतलब नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट वाला, मतलब जो आज का सिंध है, ठीक है, इसको पहले क्या बोलते थे? सिविस्तान बोलते थे, ठीक है। तो सिविस्तान पर इन्होंने क्या कर लिया था? आक्रमण करके कब्जा कर लिया था, ठीक। लेकिन अलाउद्दीन ने फिर अपने सेनापति किसको भेजा? जफर खान को। फिर से अपने सेनापति किसको भेजा? जफर खान को। और जफर खान ने इनको मारा और इनको यहां से खदेड़ दिया, ठीक। तो जफर खान जो था ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कमांडर अलाउद्दीन का था, ठीक। अब जो तीसरा आक्रमण हुआ, ठीक, वो हुआ कूतलिंग ख्वाजा का 1298 में। किसका आक्रमण हुआ? कूतलिंग ख्वाजा, ठीक। वैसे तो इसका कुछ कुछ किताबें बोलती हैं 1299 भी है, ठीक। तो कहीं कहीं 1298 लिखा है, कहीं कहीं 1299 लिखा है, ठीक। अब किसका आक्रमण था? कुतलूज ख्वाजा का, ठीक। अब कुतलुज ख्वाजा जो था, ये 2 लाख की सेना लेके आया था। ये कितने लाख की सेना लेके आया था? 2 लाख की सेना लेके आया था। और ये तो दिल्ली तक पहुंच गया था। कुतलुग ख्वाजा जो था, ये दिल्ली तक पहुंच गया था। मतलब ये वहां से मारते 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 मारते, ये तो चलिए सालदी तो वहीं तक पहुंचा था, सिंध तक, लेकिन ये कहां तक पहुंच गया था? ये दिल्ली तक पहुंच गया था, ठीक। लेकिन दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली से बाहरी, ठीक, अलाउद्दीन ने इनको पराजित किया, कुतलुग ख्वाजा को, ठीक है। इस टाइम पर ही, इसी युद्ध में, कुतलुग ख्वाजा के ही समय युद्ध करते टाइम पे जफर खान की मृत्यु हो गई थी। जफर खान वही मिलिट्री कमांडर, ठीक। तो जफर खान की मृत्यु कौन से अभियान में हुई थी? कुतलुग ख्वाजा के। ये कब हुआ था? 1298 में, ठीक। इसके बाद जो अगला आक्रमण हुआ वो हुआ तारगी का आक्रमण, ठीक, इन्वेजन ऑफ तारगी। ये 1303 में हुआ, ये आपको याद रखना है। ये कब हुआ? 1303 में, तारगी का, ठीक। इसमें क्या किया? तारगी खां जो था, इसने दिल्ली पर आक्रमण किया, ठीक। लेकिन आप याद करिए 1303 में ही अलाउद्दीन कहां बिजी था? चित्तौड़ में। 1303 में ही कौन सा कैंपेन हुआ था? राणा रतन सिंह वाला, चित्तौड़ का कैंपेन। तो अलाउद्दीन खिलजी कहां बिजी था? चित्तौड़ में। इस बात का फायदा उठा करके तरगी खान ने क्या कर दिया था? दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था, ठीक। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी चूंकि वहां व्यस्त था, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक, तो जब दिल्ली पर आक्रमण किया गया, ठीक, दिल्ली पर जब आक्रमण किया गया तो अलाउद्दीन खिलजी को जब यह बात पता चली कि इन्होंने कहां आक्रमण कर दिया है? दिल्ली पर, ठीक। तो तरगी खां को वहां से हटाने के लिए उस टाइम पर अलाउद्दीन खिलजी ने कहां शरण ली? सीरी फोर्ट पे। ये आपको याद रखना है, सीरी फोर्ट, सीरी का किला। ये सीरी का किला दिल्ली के पास है। इसको बनाने वाले थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या बनवाया था? सीरी का किला, ठीक। क्योंकि शुरुआत में जब जलालुद्दीन खिलजी जीते और उन्होंने खुलजी वंश की स्थापना करी, तो चूंकि गुलाम वंश के जो नोबल्स थे वो दिल्ली में रहते थे,
इस कारण से जलालुद्दीन खिलजी ने कुछ समय तक दिल्ली में ना रह करके अपना किला कहां बनाया था, सीरी में किला बनाया था। ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी जब तरगी खां का दिल्ली पर आक्रमण हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी कहां पहुंच गया, सीरी के किले पे। अब मंगोलों ने जब सीरी के किले को घेरा, ठीक, तो चूंकि सीरी का किला जो था वो बहुत ही सुदृढ़ किला था, तो इसी कारण से उनको वापस लौटना पड़ा, वो सीरी के किले को नहीं जीत पाए। ठीक, तो इस तरीके से दिल्ली पर होने के बावजूद फिर क्या होना पड़ा, वापिस होना पड़ा। उसके बाद अगला जो आक्रमण होता है वो होता है अली बेग और तारतक का। ठीक है, ये कब हुआ, 1305 में। तो 1305 में अली बेग तथा तारतक का, ठीक है, ये मंगोलों के द्वारा आक्रमण किया गया। लेकिन इस टाइम पर, ठीक है, इस टाइम पर जो थे, ठीक है, वो कौन थे, मालिक काफूर। ठीक, मतलब इनकी तरफ से कौन थे, मलिक काफूर, और इसके अलावा थे गाजी मलिक। कौन थे, गाजी मलिक। ये नाम याद रखिएगा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, गाजी मलिक। ये मैं आपको आगे बताऊंगा ये गाजी मलिक नाम क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अलाउद्दीन के उस टाइम पर जो गवर्नर थे गाजी मलिक और मालिक काफूर, इन्होंने उनको पराजित किया। और इसी टाइम पर देखिए, अभी तक क्या करते थे, मंगोलों का एक तरीका होता था, ये क्या करते थे, जिनको भी हराया करते थे, ठीक है, उनके सैनिकों के गले काट के उनकी मुंडी की मीनार बनाया करते थे। ये मंगोलों का तरीका था। इस बार के युद्ध में जब ये अली बेग और तारतक इन्होंने जब आक्रमण किया तो 20,000 मंगोल सैनिक जो पकड़े गए थे उनको अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली बुलवाया। ठीक है, कि इनको दिल्ली लाओ। ठीक, और पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने भी उन 20,000 मंगोल सैनिकों का गला कटवाया और उसकी मीनार बनाई थी। ठीक, तो मतलब कि उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया था, ठीक, जैसा कि उन्होंने किया था, मंगोल करते थे। ठीक, तो 20,000 की सेना, ठीक है, 20,000, और यही काम इन्होंने कबक और इकबाल मंद के टाइम भी किया था। अलाउद्दीन ने कबक और इकबाल मंद के टाइम भी यही किया था। 20,000 मंगोलों को इन्होंने बंदी बना करके दिल्ली में उनका सर कटवा के मीनार बनवाई थी। क्लियर, तो ये सारे क्या थे, मंगोलों के आक्रमण। ठीक, अब देखिए, कई कई बार ऐसा हुआ है कि मंगोल दिल्ली तक पहुंच गए। ठीक, तो मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में था, उसकी मंगोल पॉलिसी के बारे में। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई। तो अंततः हुआ क्या, देयरफॉर ड्यूरिंग द रीन ऑफ अलाउद्दीन फियर्सी मंगोल्स इन्वेजन टुक प्लेस एंड दे रीच दिल्ली ट्वाइस। 2 बार ये दिल्ली तक पहुंच गए थे, लेकिन सुल्तान ने बहुत फॉर्मली उनको फेस किया। ठीक है, और बलबन की पॉलिसी को आगे बढ़ाया और किलेबंदी वहां पर करवाई गई। कौन से रीजन में, नॉर्थ वेस्ट रीजन में, जहां पर ये किले बनवाए गए थे, किसके द्वारा, बलबन के द्वारा। किसके द्वारा, बलबन के द्वारा। ठीक, तो अलाउद्दीन की आपको मंगोल पॉलिसी समझ में आई। ठीक, अब खिलजी वंश के जो बाकी बचे शासक हो गए उनको एक बार हम देख लेते हैं, और आज ही हमारा खिलजी वंश जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो जो रिमेनिंग खिलजी रूलर्स थे, ठीक है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद, ठीक है, वैसे तो अलाउद्दीन का जो बड़ा बेटा था खिज्र खां, क्या नाम था, खिज्र खां, कायदे से इसको गद्दी पर बैठना था। ठीक, लेकिन जो मलिक काफूर था, अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम मलिक काफूर, ठीक, वो खिज्र खां को नहीं बनाना चाहता था। ठीक, उसने क्या किया, ठीक, तो उसने क्या किया, षड्यंत्र करके, या अलाउद्दीन के आखिरी समय पर, ठीक है, षड्यंत्र करके खिज्र खां को ना बना करके अलाउद्दीन का ही एक छोटा बेटा था, ठीक है, जिसका नाम था शियाबुद्दीन उमर। क्या नाम था, शियाबुद्दीन उमर। ठीक, उसको उत्तराधिकारी बनवा दिया गया था। ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगला राजा कौन बना, सियाबुद्दीन खिलजी। कब बना, 1316 में। ठीक, क्या हुआ था, काफूर के एडवाइस पर अलाउद्दीन ने खिज्र खां को ना बना करके अपने छोटे बेटे शियाबुद्दीन उमर को अपना क्या बना दिया, उत्तराधिकारी बना दिया। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन का एक और पुत्र भी था जिसका नाम था मुबारक खिलजी। ठीक, अब देखिए, सियाबुद्दीन खिलजी को बनाने में किसका हाथ था, मलिक काफूर का। ठीक, अब जो खिलजियों का जो दूसरा तीसरा लड़का था वो
मलिक काफूर की इस षड्यंत्र को समझ रहा था। ठीक, तो जो तीसरा पुत्र था जिसका नाम क्या था, मुबारक खिलजी, ठीक, वो क्या करेगा, वो सबसे पहले तो मालिक काफूर की हत्या करेगा। ठीक, तो मालिक काफूर को मारने वाला कौन था, ठीक, मुबारक खिलजी। देखिए, ये मुबारक खिलजी कौन था, ये तीसरा बेटा था किसका, अलाउद्दीन का, जिसने मलिक काफूर को मारा और अपने भाई सियाबुद्दीन को अंधा कर दिया और उसको जेल में बंद कर दिया। ठीक, और खुद गद्दी पर कौन बैठ गया अब, मुबारक खिलजी। तो अगला जो शासक बना वो बना कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक, तो सियाबुद्दीन खिलजी के बाद कौन बना, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक, ये एक लौता ऐसा खिलजी वंश का शासक था जिसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। मतलब ये उस लेवल तक चला गया था कि इसने खुद ही को खलीफा घोषित कर दिया। तो ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज खलीफा। मतलब आप सोचे, दिल्ली सल्तनत के जो बड़े बड़े सुल्तान जिनसे परमिशन लेकर के राज किया करते थे, इन भाई साहब ने खुद को ही खलीफा घोषित कर लिया था। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ कैलिफेट, या हम जिसे कहें खलीफा। ठीक, अब ये भी बड़ा, जो कहा जाए कि बड़ा अय्याश टाइप का व्यक्ति था। ठीक है, ये मतलब जैसे औरतों का और इन सब चीजों का इसको शौक जो था वो बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो ही लाइक द कंपनी ऑफ नेक्ड मेन एंड वुमेन। ठीक है, मतलब नंगे स्त्री और पुरुषों की कंपनी, ये इसको अच्छा लगता था। ठीक है, कई कई बार तो ये इसका ये आलम था कि कई कई बार तो ये खुद नंगा होकर के कहाँ बैठ जाता था, आके दरबार में बैठ जाता था। ठीक, तो दरबार में क्या होता था, बिना कपड़े के आ जाता था, कई बार ऐसा भी हुआ। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बाद इसका एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था खुसरब शाह। ठीक है, इसका एक सेनापति हुआ करता था, क्या नाम था उसका, खुसरब शाह। ठीक, तो उनको बोला जाता था नासिरुद्दीन खुसरब शाह। ठीक, वो क्या करेगा, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को मार देगा। ठीक, तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को किसने मारा, खुसरब शाह ने। इसको क्या बोलते थे, नासिरुद्दीन खुसरब शाह, नासिरुद्दीन खुसरब शाह। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को मारने वाला कौन था, इन्हीं का सेनापति खुसरब शाह। ठीक, तो इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा, नासिरुद्दीन खुसरब शाह, नासिरुद्दीन खुसरब शाह। ठीक, इसने क्या किया था, इसने एक तो सबसे पहली बात तो ही अज्यूम द टाइटल ऑफ प्रॉफिट्स जनरल। मतलब ये प्रॉफिट्स जनरल का टाइटल लेता था, मतलब कि ये क्या था, इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। देखिए, ये भी क्या चाहता, देखिए हर ज्यादातर जो थे वो इस्लाम के लोगों को अपनी तरफ करने के लिए ये सारे काम किया करते थे। तो इसने भी क्या किया था, पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। पैगंबर का सेनापति किसने, नासिरुद्दीन खुसरब शाह ने। ठीक, अब इसी के टाइम पर, नासिरुद्दीन खुसरब शाह के ही टाइम पे दीपालपुर का एक गवर्नर हुआ करता था। दीपालपुर एक जगह थी, वहां का एक गवर्नर हुआ करता था, मैंने आपको बताया था गाजी मलिक। इससे पहले मैंने आपको ये नाम बताया था, मैंने बोला था ये नाम आपको याद रखना है, कौन, गाजी मलिक। ठीक, तो ये दीपालपुर का गवर्नर था। तो नासिरुद्दीन खुसरब शाह को, ये जो दीपालपुर का गवर्नर था, ठीक है, इसने क्या कर दिया, नासिरुद्दीन खुसरब शाह की हत्या की, और हत्या करने के बाद यहां से खिलजी वंश को खत्म कर दिया। तो खिलजी वंश का आखिरी राजा कौन था, नासिरुद्दीन खुसरब शाह। तो दीपालपुर का सूबेदार था गाजी मलिक। ठीक है, इसने क्या किया, आखिरी खिलजी वंश के राजा को खत्म किया, और यही गाजी मलिक तुगलक डायनेस्टी की स्थापना करेगा। और इसी गाजी मलिक को क्या बोला जाता है, गियाजुद्दीन तुगलक, गियाजुद्दीन तुगलक। तो तुगलक वंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे, गियाजुद्दीन तुगलक। ठीक, तो उनको पहले क्या बोला जाता था, गाजी मलिक। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, नासिरुद्दीन खुसरब शाह को मारा, खिलजी वंश को पूरी तरीके से खत्म किया,
और खिलजी वंश की जगह पर अब किस वंश ने जगह ली? तुगलक वंश ने। ठीक, और तुगलक वंश में इन्होंने गाजी मलिक को क्या कहा गया? गियाजुद्दीन तुगलक। गियाजुद्दीन तुगलक। क्लियर? अब यहां से शुरू होती है कौन सी डायनेस्टी? तुगलक डायनेस्टी। ठीक, तो आई होप कि आपको पूरा खिलजी डायनेस्टी अब समझ में आ गई होगी। आज की क्लास में हमने अलाउद्दीन खिलजी की पूरी बाजार नियंत्रण की नीति देखी, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी देखा। इसके बाद फिर हमने मंगोलों के आक्रमण देखे जो अलाउद्दीन के टाइम पे हुए, और हमने रिमेनिंग जितने खिलजी शासक थे उनको देखा। लास्ट शासक कौन थे? नासरुद्दीन खुसरब शाह, जिसको किसने मारा? गाजी मलिक ने। और यही गाजी मलिक आगे चल के क्या बनेगा? गियाजुद्दीन तुगलक, और ये किस वंश की स्थापना करेगा? तुगलक वंश। क्लियर हुआ? तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।